जी सर, अब तो उनके साथ है ना, लेकिन आपने लास्ट मैच देखा था कितना अच्छा हुआ था अफगानिस्तान के साथ। आज श्रीलंका हरा देगा, नहीं पता है आपको? सर, अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं होगा अब इंशाल्लाह। अब तो पूरी होप है कि इंशाल्लाह यही आएगा। अच्छा, चलो अल्लाह करे। ठीक है। ओके, वी आर ऑन दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। और हमने इसमें बात की थी कि जनाब आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे तो कौन कौन से एरियाज में कॉम्पिटिटर को एनालाइज करें। आई थिंक वी डिड दिस स्लाइड, बट इवन देन, क्योंकि संजू ये कहता है, आपकी इसके आगाज ही संजू की कोटेशन से होता है बुक में। संजू ये कहता है कि अगर आप अपने आप को जानते हैं और आप अपने दुश्मन को जानते हैं तो नो मैटर कितने भी इनकाउंटर्स हों आपके एनिमी के साथ, यू विल विन ऑल वार्स। और अगर आप अपने आप को जानते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को नहीं जानते, आप एक दफ़ा जीतेंगे तो एक दफ़ा हारेंगे। तो इसलिए अपने कॉम्पिटिटर को जानना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके कॉम्पिटिटर की मार्केट पोजीशन क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसको पता करने के लिए आजकल तो आपको पता ही है कि बहुत सारे डेटा अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ट्रेड शो से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप कॉम्पिटिटर की एनालिसिस कर सकते हैं और उसके ज़रिए से आपको आइडिया हो सकता है कि भाई कॉम्पिटिटर कहाँ पे खड़े हैं, आपका मेजर की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कहाँ कहाँ पे खड़े हुए हैं। उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है कि ब्रांड एंड पोजीशनिंग, कि भाई उसका ब्रांड जो है, उसकी यूएसपी क्या है, यूनिट सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, उसका पोजीशन कहाँ पे किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे अगर सुजुकी ने अपनी गाड़ियों को पोजीशन किया हुआ है, तो एक गाड़ी को उन्होंने पोजीशन किया हुआ है वो जो लोअर मिडिल क्लास के लिए है या मिडिल क्लास के लिए, दैट इज ऑल्टो। अब मिडिल एंड स्लाइटली अपर मिडिल क्लास के लिए उन्होंने 1300 सीसी की गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई है। और अपर मिडिल क्लास के लिए उनके पास इतनी कोई ख़ास ऑफरिंग नहीं है। अपर मिडिल क्लास को वो ऑलमोस्ट उन्होंने ओपन छोड़ा हुआ है दूसरे कॉम्पिटिटर्स के लिए। उनका ज़्यादातर फोकस जो है वो है 660 और 800 सीसी की गाड़ियों में। और उसके अंदर उनका पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। आपने देखा होगा अभी पूरे पाकिस्तान में, कराची में आप जब भी ड्राइव करते हुए जाएं और देखें, आपको हर तरफ उनकी नई ऑल्टो नज़र आएगी। तो उस मार्केट में वो बहुत डोमिनेंट है। ये उनकी पोजीशनिंग है। और सुजुकी इज़ नोन फॉर लो मेंटेनेंस, लो फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी उनकी अच्छी है, और लोअर प्राइस कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। इसलिए लोग सुजुकी खरीदते हैं, जो कि आमतौर पे जो पहली गाड़ी खरीदते हैं लोग वो सुजुकी खरीदते हैं, बिकॉज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, लेस कॉस्टलियर, और इसकी मेंटेनेंस भी कम होती है, इसका पेट्रोल कंजम्पशन भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप देखें, लेकिन अगर विद इन 1300 सीसी कार्स आप देखें तो उसके अंदर तीनों ऑफर करते हैं। सुजुकी भी 1300 सीसी कार ऑफर करता है, टोयोटा भी 1300 सीसी कार ऑफर करता है, और होंडा भी 1300 सीसी कार ऑफर करता है। जो लोग इकनॉमी पे जाते हैं, विद इन द सिटी ट्रैवल करते हैं उनके, और फ्यूल में भी इकनॉमी चाहते हैं वो, और जो कम पैसे खर्च करके लेकिन 1300 सीसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो सुजुकी खरीदते हैं। जो रोबस्ट गाड़ी चाहते हैं, जो आप लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं, लॉन्ग माइल्स होते हैं उनके, इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं, कराची से हैदराबाद जाते हैं, सक्खर जाते हैं, लाड़काना जाते हैं वीकेंड पे, फिर दे कम बैक, तो ये लोग टोयोटा खरीदते हैं, ये लोग होंडा नहीं खरीदते। अच्छा, कराची के वो लोग जो कि विद इन कराची ड्राइव करते हैं, अच्छे इलाकों में रहते हैं, और वो उनकी ज़्यादातर ट्रैवलिंग शारा फैसल या डिफेंस या PCHS वगैरह में होती है, जहाँ पे रोड्स निस्बतन बेहतर हैं। अभी तो बारिशों में हर जगह रोड्स का बुरा हाल हो गया। दे वांट प्लेजर ड्राइव, तो प्लेजर ड्राइव के लिए वो होंडा खरीदते हैं। आप नोट ये बात कीजिए कि तीनों गाड़ियाँ 1300 सीसी की हैं, लेकिन तीनों गाड़ियों में प्राइस में फ़र्क है, तीनों गाड़ियों के टारगेट मार्केट में फ़र्क है। तो इसलिए इसकी वजह ये है कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ब्रांड को पोजीशन कहाँ करते हैं। अगर आप अपने ब्रांड को डायरेक्ट पोजीशन करते हैं बिल्कुल कॉम्पिटिटर के सामने,
तो फेस टू फेस कंपटीशन ज़्यादा स्टिफ होता है। और वो डिओपोली में तो हो सकता है जैसे कोक और पेप्सी में हो जाता है, लेकिन अगर कई प्लेयर्स हैं मार्केट में तो हर एक अपने अपने सेगमेंट में काम कर रहा होता है और अपने सेगमेंट को प्रिजर्व करता है। तो टोयोटा का सेगमेंट डिफरेंट है होंडा से, और होंडा का सेगमेंट डिफरेंट है फ्रॉम सुजुकी। और ये आप जब B2B मार्केटिंग करते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि आपके कॉम्पिटिटर ने अपने आप को कहाँ पोजीशन किया हुआ है। और फिर जब आपकी पोजीशन समझ में आ जाती है, देन आप अपने आप को किसी ऐसे सेगमेंट में पोजीशन करते हैं जहाँ पे कंपटीशन इज लेसर और उसका टारगेट मार्केट से हट करके। एंड यू कैन ऑलवेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस फाइंड आउट अ सेगमेंट विच इज़ नॉट बीइंग सर्व्ड प्रॉपर्ली। उसके लिए आप उनका इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर देख सकते हैं, ट्रेड शो पे जा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि भाई वो मार्केट में एक्चुअली अपने आप को परसीव क्या कराना चाहते हैं। तो आपको मैंने तीनों गाड़ियों में बताया कि तीनों डिफरेंटली एक दूसरे से परसीव करना चाहते हैं। फिर साइज एंड सेगमेंटेशन, कि भाई ये भी देखना होता है कि मार्केट के अंदर बाद वक़्त बहुत सारे सेगमेंट्स हो सकते हैं। अब बाद वक़्त 3-4 मेजर सेगमेंट्स होते हैं। जैसे आप टोयोटा के केस में देखा कि 3 मेजर सेगमेंट्स हैं और 3 मेजर सेगमेंट्स इन 3 ऑटोमोटिव के दरमियान डिवाइडेड है। और जो आपकी चाइनीज़ कार है और कोरियन कार है वो बेसिकली कम्पीट कर रही है सुजुकी से। चाइनीज़ कार्स और कोरियन कार्स को एज सच ये डायरेक्टली थ्रेट नहीं है टोयोटा के लिए या होंडा के लिए। तो ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट सेगमेंट कैसे हुई हुई है और हर चीज़ जो सेगमेंट हुई है उसका साइज़ क्या है। जैसे आज सुजुकी के पास 50% ऑफ द कार मार्केट है पाकिस्तान में। उसकी वजह ये है कि जो उनका 800 और 660 सीसी वाली गाड़ी है वो मार्केट में सबसे ज़्यादा नंबर्स में सेल होती है। तो सेगमेंट उनका है लोअर मिडिल और मिडिल क्लास, लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो साइज़ बड़ा होने की वजह से दे गेट ए वेरी गुड मार्केट शेयर। अच्छा, टोयोटा और होंडा उधर जाके उनसे कॉम्पीट नहीं करते। वजह उसकी है कि उनसे कॉम्पीट करने में उनको अपनी प्राइसेस लोअर करनी पड़ेंगी और फिर जो उनका परसेप्शन है मार्केट के अंदर वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि टोयोटा एक रिलायबल गाड़ी है। टोयोटा आप लॉन्ग ड्राइव के लिए ले सकते हैं। तो वो अगर अपने आप को कंपटीशन में रखेंगे सुजुकी के सामने तो जो उनकी रिलायबिलिटी वाला फैक्टर है उसके ऊपर कस्टमर्स को डाउट्स होना शुरू हो जाएगा। इसलिए वो उनसे थोड़ा हट करके सेगमेंटेशन की है और वो उनसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। तो मार्केट को सेगमेंट करने के कई तरीके होते हैं और फिर उसमें देखा जाता है कि किसके पास कितना मार्केट शेयर है। साइज बेशक सुजुकी के पास ज़्यादा है, क्योंकि सुजुकी जिस मार्केट को डील कर रही है वो मार्केट, उस मार्केट में कंपटीशन सुजुकी का है कोरियन और चाइनीज़ गाड़ियों से या रिकंडीशन गाड़ियों से। जबकि जो दूसरे सेगमेंट्स हैं उसके अंदर टोयोटा ने अपने स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग रखी हुई है और होंडा ने भी अपनी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग रखी हुई है। उनका भी मुकाबला होता है रिकंडीशन गाड़ियों से, लेकिन रिकंडीशन गाड़ियाँ जो बड़े सीसी में आती है 1300 सीसी या 1800 सीसी या 1600 सीसी में आती है, तो उनमें से कुछ गाड़ियाँ उनसे कम्पीट करती हैं। लेकिन ये है कि लोग जब 1600 गाड़ी खरीदना चाहते हैं सीसी या 1800 सीसी, दे प्रेफर कि वो फिर 0 मीटर गाड़ी ले लें। एंड होंडा और टोयोटा दोनों उनके लिए गुड चॉइस है। ये उस सेगमेंट को एड्रेस करते हैं। फिर वो देखा जाता है कि जनाब इनका चैनल क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करते हैं, इनोवेशन क्या करते हैं, बिकॉज इसकी बेसिस पे वो अपने अगली ऑफरिंग लेकर के आते हैं। एप्पल जैसे किस पर डिपेंड कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के ऊपर। अच्छा, अब उनका जो है डिजिटल बेसिस पे इनका कहाँ पे स्टैक करते हैं, यानी किस जगह पे इनकी स्टैंडिंग है। बाज़ कंपनीज होती हैं खासतौर पर B2B मार्केटिंग में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो इसलिए हम देखते हैं कि जनाब उनकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है, क्या उस डोमेन के ऊपर लोग जाते हैं इसलिए ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, और उसकी बेसिस पे परचेज करें। बाज़ B2B मार्केटिंग के वेबसाइट्स इतने यूज़र फ्रेंडली होते हैं कि उनको आप एक्सेस करते हैं और वहाँ पे आप एड्रेस भी कर सकते हैं और वो से प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं। और आप वेबसाइट पे एस्टिमेट करेंगे कितना ट्रैफिक डेली आता है,
और इस वेबसाइट का बैक लिंक कहाँ कहाँ जाता है, यानी वेबसाइट के आप फर्दर अगर आप क्लिक करें तो कहाँ कहाँ तक ये वेबसाइट आपको रसाई देती है। तो वेबसाइट के कीवर्ड्स इसलिए पता करते हैं आप, ताकि आप अपना जब वेबसाइट बनाएं तो आप भी उन कीवर्ड से ओपन हो सके। अगर पहले नंबर पे नहीं ओपन हो रहे हैं तो दूसरे नंबर पे ओपन होंगे, और अगर पहले नंबर पे ओपन होने के भी तरीके हैं। फिर उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वही जो भी बात की है मैंने, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर होता है कि चैनल का एंगेजमेंट रेट क्या है, यानी चैनल अपने जो उसके ऊपर जो लोग आते हैं उनको कैसे एंगेज करता है। एक तो ये होता है कि चैनल में कोई आदमी आता है, वेबसाइट पे आता है कोई आदमी, पहले क्लिक करके चला जाता है, लेकिन उनकी वेबसाइट ऐसी है कि जिसके ऊपर लोग दूसरे तीसरे क्लिक भी करते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए भी ईमेल करते हैं। तो इसका मतलब है इनका एंगेजमेंट रेट बहुत अच्छा है, और वो परसेंटेज से भी देख सकते हैं कि कितने लोग क्लिक करते हैं, उनमें से कितने लोग इंक्वायरी भेजते हैं। तो वेबसाइट के जरिए अगर आप B2B मार्केटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे दो बातें होगी। एक तो ये कि क्लिक कितने लोग कर रहे हैं, और क्लिक करने के बाद कितने लोग आपको सीरियस इंक्वायरी भेज रहे हैं, 20%, 25%, 30%। ये चैनल एंगेजमेंट रेट कहलाता है। फिर मार्केटिंग सोफिस्टिकेशन B2B मार्केटिंग में आप जितने सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यूज करेंगे, उतने जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड न्यूरल नेटवर्क मॉडलिंग के ऊपर आप बना रहे हैं B2B वेबसाइट्स, तो उस सोफिस्टिकेशन की वजह से आपकी मार्केटिंग एक्यूरेट होती है, तो आपके पास एग्जैक्ट टारगेट कस्टमर आपके पास आते हैं एंड यू सेल द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो आपको देखेंगे जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके की फीचर्स क्या है और की एरियाज हैं वेबसाइट के क्या है। पांच वेबसाइट्स होते हैं, उसके ऊपर आप किसी चीज़ को ऑर्डर करना चाहें तो यू गेट इरिटेटेड, क्योंकि द प्रोसेस इज कम्बरसम। वो प्राइस आपको आखिर तक नहीं बताते जब तक कि आप बुक पे क्लिक नहीं करें। ये चीज़ मुझे तो इरिटेट करती है, आई डोंट नो आप लोगों को इरिटेट करती है या नहीं करती। क्योंकि आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, it means you are somewhat serious in purchasing that and you are interested in knowing the price, so that should be available there। लेकिन मैंने बास प्रोडक्ट्स में देखा है कि वो प्राइस सबसे आखिर में रिवील करते हैं। तो आई डोंट नो आप लोगों का क्या तजुर्बा है इसके बारे में। जी सर, ऐसे ही है। बल्कि कुछ तो वो लिंक दिया हुआ होता है कि आप उसके लिए जो है ना मैसेज सेंड करें, या गेट अ कोड का होता है ऑप्शन उसके अंदर। या फेसबुक पे भी ऐसे कुछ लोग हैं, वो प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, लेकिन जब उनसे प्राइसिंग पूछो तो कहते हैं इनबॉक्स करें आप। हाँ, तो ये क्वाइट दिस इज क्वाइट इरिटेटिंग। मतलब वाई इनबॉक्स, आप अपने प्राइस को तो छुपा के क्यों रखी हुई है आपने। तो ये बास वेबसाइट्स के इश्यूज हैं। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, मैं तो नहीं समझता कि इसके पीछे कोई पॉजिटिव रीज़न है। तो आपके प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर के लिए ऑफर किया आपने, उसकी प्राइस कॉमन होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई दिस इज़ द प्राइस। तो ये इशू है बहरल। उसके बाद आप देखें कि वो सेमिनार्स वेबिनार्स भी बहुत सारे वेबसाइट्स पे ऑफर होते हैं, और जो नए इंजीनियर्स होते हैं या मिड लेवल इंजीनियर्स होते हैं वो आमतौर पर इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई कोई ऐसा इंफॉर्मेटिव सेमिनार या वेबिनार हो रहा है जो उनकी जॉब में हेल्प कर सके, तो दे अटेंड दैट सेमिनार। तो ये जो B2B मार्केटिंग वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इस तरह के सेमिनार्स रखते हैं, जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, जिससे लोगों के वर्क में एनरिचमेंट होती है, जैसे मेंटेनेंस उनके करने में प्रैक्टिसेस बेहतर हो जाती है, प्रोडक्ट सिलेक्शन बेहतर हो जाती है, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट मटेरियल के बारे में उनकी नॉलेज एनहांस हो जाती है, डिज़ाइन के बारे में नॉलेज एनहांस हो जाती है। बट एट द सेम टाइम उनको इस तरीके से वो प्रेजेंट किया जाता है कि वो इन जो प्रेजेंटर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी कन्विंस होते चले जाते हैं। फिर टेक्निकल और कॉर्पोरेट ब्रोशर का डाउनलोड इजी है नहीं है, क्योंकि ब्रोशर्स होते हैं बहुत सारे लोग अभी भी जो है वो डायरेक्ट नेट पे नहीं पढ़ते। ख़ास तौर पे 40-45 से एबव के जो लोग होते हैं वो वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। एक तो वजह ये होती है डाउनलोड करने की कि फिर वो अपने फारिग टाइम में उसे पढ़ते हैं कि ये मैंने डाउनलोड कर लिया, ये मेरी प्रायोरिटी रीडिंग है, सब पढ़े। दूसरी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोग उसका प्रिंट आउट लेकर के फिर पढ़ते हैं।
तो ये इस वजह से टेक्निकल ब्रोशर्स के डाउनलोड इजी होने चाहिए। फिर सेमिनार्स वेबिनार्स कितने होते हैं, रिच कंटेंट कितना है, यानी ब्लॉग्स कितने हैं, उससे उसके भी बहुत अहमियत होती है ये कॉम्पिटिटिव के एनालिसिस के लिहाज से। फिर सारी टेक्निकल डेटा शीट, जैसे मैंने आपको बताया था कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होता है, MSDS होता है, दूसरी डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है परचेज से पहले या परचेजिंग के लिए, या जब आप इंपोर्ट करते हैं उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए। अब तो आपको सारा वो डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है। फिर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरीज या केस स्टडी के नाम से वो अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं कि जनाब आप देख सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को अप्लाई किया और ये सक्सेस स्टोरी है। फिर हम कौन कौन से सोशल चैनल्स पे आपके कॉम्पिटिटर एक्टिव हैं, दैट टू इज़ इम्पॉर्टेंट, और किससे ज़्यादा उनका बिजनेस मिल रहा है। फिर वीडियोज़ हैं उनके, यूट्यूब है, वेब के ऊपर चीज़ें हैं जिसमें वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन कर रहे हैं। न्यूज़ कंटेंट उनका, न्यूज़ लेटर, ख़ासतौर पर B2B मार्केटिंग वाले रेगुलरली न्यूज़ लेटर भेजते हैं। न्यूज़ लेटर भेजने की क्या फ्रीक्वेंसी है, उनके सब्सक्रिप्शन है तो कितने लोग सब्सक्राइब हैं। और फिर जो लिस्ट देते हैं वेयर यू हैव हर्ड ऑफ अस चैनल ऑन ऑन देयर कॉन्टेक्ट अस, उससे ये पता चलता है कि वो कौन कौन से सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लिंक्डइन पे एक्टिव है, व्हाट्सएप पे एक्टिव है। तो ये वेयर यू हैव हर्ड ऑफ अस जो है वो नीचे लिख भी देते हैं कि किस वो डिफरेंट ऑप्शंस, यू गेट एन आइडिया कि उनका फोकस किन के ऊपर है। अच्छा, B2B वैल्यू प्रोपोजिशन जो है आप दो एंगल से करते हैं। एक तो ये कि कुछ ऐसे होते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन में जिससे गेन होता है, गेन क्रिएट करता है, ऑर्गेनाइजेशन में गेन क्रिएट होता है। ऑर्गेनाइजेशन का गेन कैसे क्रिएट होता है, जैसे कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट डाउन हो जाए, उनके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लंबी हो जाए, उनकी टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट कम हो जाए, ये सब गेन्स होते हैं। और इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर हो जाए, और इन गेन्स को आप मेजर कर सकते हैं। तो अब गेन क्रिएटर जब ये वैल्यू प्रोपोजिशन होता है तो योर कस्टमर इज़ हैप्पी, ये इन्होंने गेन्स में हैप्पी फेस दिखा करके दिखाया कि जनाब दे आर हैप्पी। आपके प्रोडक्ट के कुछ पार्ट ऐसे जो होते हैं, ऐसे होते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज जो उनके पेन रिलीवर्स होते हैं। कस्टमर पेन में होता है, आप उनका पेन रिलीव कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने उनको बैलेंसिंग की ऑफ़र कर दी सर्विस, अलाइनमेंट की ऑफ़र कर दी सर्विस प्रोडक्ट के साथ साथ। तो जब आप पंप को इम्पेलर बैलेंस कर देते हैं या शाफ्ट को अलाइन कर देते हैं, तो ये कस्टमर का पेन है। इस वजह से पेन है कि जब उनका इम्पेलर बैलेंस नहीं होता और शाफ्ट अलाइन नहीं होती है तो उनके मैकेनिकल सील में प्रॉब्लम आता है, उनके बेयरिंग्स में प्रॉब्लम आता है, उनके कपलिंग्स में प्रॉब्लम आता है, उनकी मोटर जल सकती है। तो ये पेन है। उस पेन को रिलीव करने के लिए अगर आप उनको करोड़ों की प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो अगर आप कुछ लाख रुपए की सर्विसेज दे देते हैं उनको चार्ज करके या फ्री, तो ये पेन रिलीवर कहलाते हैं, और उससे कस्टमर आपके ब्रांड को ज़्यादा वैल्यू देता है। तो ये बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके साथ साथ पेन रिलीवर्स भी कुछ प्रोवाइड करते हैं वो, ताकि कस्टमर्स जो है दे मे फील गुड अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये वैल्यू प्रोपोजिशन जब आप क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो याद रखिए कि एक आप गेन गेन वाले प्रॉस्पेक्ट पे काम करते हैं और दूसरा पेन वाले प्रॉस्पेक्ट पे काम करते हैं। इन दो प्रॉस्पेक्ट्स पे काम करते हैं तो उससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है और कस्टमर की जॉब लेवल इन्हांस होती है। कस्टमर जॉब पे सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है, एलिवेटेड होता है, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में उसको अच्छा समझा जाता है क्योंकि वो अच्छी प्रोडक्ट्स ला करके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है। तो बेसिकली यू आर हेल्पिंग योर कस्टमर्स टू डू देयर जॉब इन ए बेटर मैनर, और एज ए रिजल्ट वो आपको वेलकम करता है। ये भी तरीका होता है कि आप वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में इंजीनियर्स के साथ मिलकर इस तरह से काम करें कि उनका जो प्रोफाइल है वो इन्हांस हो जाए, कस्टमर की जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए, और दैट विल रिजल्ट इन द प्रमोशन ऑफ योर कस्टमर, जो पर्टिकुलरली आप जिस मेंटेनेंस मैनेजर या जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो इफ़ दे गेट प्रमोटेड तो वो आपके प्रोडक्ट को भी प्रमोट करते हैं। अच्छा, आजकल चूँकि मार्केटिंग में कैनवस का बहुत ज़्यादा जिक्र है, तो ये वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस है, और उसको अगेन आप देखिए कि एक वैल्यू मैप बनाया, उसको कस्टमर के साथ
मैच किया। जैसे यहाँ पे भी एक वैल्यू मैप बनाया, उसको कस्टमर के साथ मैच किया। यहाँ पे भी उन्होंने यही काम किया है कि वैल्यू मैप बना करके उसको कस्टमर के साथ मैच किया। तो अब इसमें भी उन्होंने वही दो बातें की हैं कि जनाब ये गेन क्रिएटर्स होना चाहिए और पेन रिलीवर्स होने चाहिए। ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और जो गेन क्रिएटर मैं आपको बता चुका हूँ, गेन क्रिएटर क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी इन्हांस करते हैं। और वो आप जब कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट स्ट्रीमलाइन कर देते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट ज़्यादा इन्हांस होती है, आपकी सेल्स बढ़ जाती है। और पेन रिलीवर जब आप देते हैं तो पेन रिलीवर से क्या होता है कि उनके जो पेन पॉइंट्स होते हैं आप उनको एड्रेस करते हैं। अच्छा, ये इन्होंने दिखाया है कि आप इन दो चीज़ों के ऊपर तो कस्टमर और सेलर के दरमियान इंटरेक्शन होता है, बट एट द सेम टाइम आपके अपने डिफरेंट टूल्स होते हैं, अपना सिस्टम होता है, उनका भी डिफरेंट सिस्टम होता है जो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और वो लो विजिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहते होंगे कि अपने सिस्टम की विजिबिलिटी आपको दें, और देते हैं तो बहुत लिमिटेड देते हैं। तो वो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली इन दो पॉइंट्स पे काम करें कि कहाँ पे कस्टमर गेन कर सकता है, कहाँ पे आप कस्टमर का पेन रिलीव कर सकते हैं, और उसकी वजह से उनकी सेल्स टीम इनेबल होती है और उनका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। अगर इस पर आप फोकस रखें तो आप वैल्यू प्रोपोजिशन को करस्पॉन्डिंगली मैप कर सकते हैं विद कस्टमर प्रोफाइल। अच्छा जनाब, बी टू बी मीडिया चैनल्स के अंदर जो आजकल चल रही हैं, ये सब आपको वाकिफ़ हैं, वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, ईमेल है, वीडियो मार्केटिंग है, यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस होती हैं, बहुत सारी कंपनीज की वीडियोस होती हैं जो अपने प्रोडक्ट की भी वीडियोस बनाते हैं, प्रोडक्ट की प्रमोशन की भी वीडियोस बनाते हैं, एप्लीकेशन की भी और टेक्निकल एस्पेक्ट की डिज़ाइन की भी वीडियो बनाते हैं। अब सोशल मीडिया तो पूरा आजकल यूज़ हो रहा है। आजकल प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन व्हाट्सएप पे भी हो रही है, फेसबुक पे भी हो रही है, लिंक्डइन पे भी हो रही है। तो ये बी टू बी मीडिया के चैनल्स हैं जिनके अंदर आप अपने बिजनेस का 50-60% बिजनेस यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर अपने बिजनेस का 50-60% जनरेट कर सकते हैं और अपने उन कस्टमर्स को पर्टिकुलरली एड्रेस कर सकते हैं जो लो वॉल्यूम कस्टमर्स हैं, उनको भी बताए लो वॉल्यूम की वजह से आपके लिए फिजिबल नहीं है कि आप अपने सेल्स पर्सन को वहाँ पे भेज सकें, सिवाय इसके कि कभी कभी आप ओकेजनली भेज दें, रेगुलरली नहीं भेज सकते। इसलिए वो फिर इन चैनल्स से देखते हैं कि इन चैनल्स पे क्या चीज़ अवेलेबल है। तो इन चैनल्स पे बी टू बी मार्केटिंग में आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अब ये यहाँ पे चैनल सिलेक्शन, ये सब चैनल्स हैं आपके, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। अब ये देख, इन्होंने इसकी डेमोग्राफिक्स बताई है कि फेसबुक के 1.3 बिलियन यूज़र हैं। हालांकि सब वाहियात है, बेकार है, उसमें आधे से ज़्यादा तो फेक है। 600 मिलियन यूज़र ट्विटर के हैं, फिर यूट्यूब के 1.57 बिलियन यूज़र्स हैं, 600 मिलियन यूज़र लिंक्डइन के हैं और 200 मिलियन यूज़र इंस्टाग्राम के। तो ये आप इन सोशल मीडियाज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये आप इसकी इम्पोर्टेंस देख लें, कितने सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और हर तरह के डिफरेंट डेमोग्राफिक प्रोफाइल के लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आपके प्रोडक्ट के भी यूज़र कहीं ना कहीं यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे एक अच्छा काम ये है कि आपको ये बता दिया है कि फेसबुक किस लिए यूज़ करें, ट्विटर किस लिए यूज़ करें, और इसी तरीके से लिंक्डइन और इंस्टाग्राम और यूट्यूब किस लिए यूज़ करें। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए फेसबुक अच्छा है, न्यूज़ और आर्टिकल्स को शेयर करने के लिए ट्विटर अच्छा है, क्योंकि ट्विटर से आप फ़ौरन ट्वीट कर देते हैं और जो आपको फॉलो करते हैं वो पहुंच जाता है। और यूट्यूब के ऊपर आपके प्रोडक्ट को अगर कुछ सर्च कर रहा है, उसकी एप्लीकेशन को सर्च कर रहा है, उसके इंस्टॉलेशन को सर्च कर रहा है, उसके डिज़ाइन को, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को सर्च कर रहा है, सिलेक्शन को सर्च कर रहा है, तो उसके लिए यूट्यूब इज़ द बेस्ट चैनल। आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। फिर इन लिंक्डइन के ऊपर आप बहुत सारे न्यूज़ और आर्टिकल शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम इज़ गुड फॉर फोटोग्राफ शेयरिंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड कन्वर्सेशन। और ये भी उन्होंने बता दिया कि कौन सा चैनल किसके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करना है तो फेसबुक पे क्रिएट करें, और अगर आपने पब्लिक रिलेशनिंग करनी है तो ट्विटर इज़ द बेस्ट थिंग। ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो आप यूट्यूब यूज़ करें,
बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लिंक्डइन है, और लीड जनरेशन के लिए इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हैं आप। मगर ये कि आप इन चैनल्स के ऊपर फुली डिपेंड नहीं कर सकते, बल्कि आपको इसके साथ साथ पैरेलल में अपने B2B मार्केटिंग का भी वो रखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी रखना पड़ेगा, और रिटेल का भी रखना पड़ेगा। उसके साथ जब आप इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, विल गेट बेटर रिजल्ट्स। अब यहाँ पे B2B मार्टेक स्टैक है। स्टैक जो कहते हैं, जो IT का जो आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, वो स्टैक कहलाता है। तो अगर आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करें, कंसिडरेशन के अवेयरनेस के बाद वो कंसीडर भी करें आपके प्रोडक्ट को, तो उन्होंने बताया जनाब ये आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं। परचेज़ की तरफ चला जाए तो परचेज़ के लिए आपको क्या क्या वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, और एडवोकेसी कि जनाब वो आपके प्रोडक्ट को एडवोकेट भी करें। तो ये सारी चीज़ें मिल करके आपका ये पूरा मार्केट स्टैक बनाता है। और इसमें उन्होंने दो तरह से डिवाइड कर दिया, डू मार्केटिंग यानी फ्रंट ऑफिस, और रन मार्केटिंग यानी बैक ऑफिस। यानी बैक ऑफिस में बैठ करके आप डेटाबेस के ज़रिए आपके लड़के ईमेल कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं, तो ये सब बैक ऑफिस का काम है। और फ्रंट ऑफिस का काम है डू मार्केटिंग। तो डू मार्केटिंग के लिए ये वेबसाइट्स हैं, बैक ऑफिस के लिए ये वेबसाइट्स हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। इसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आप इस तरह की जॉब करें तो। अच्छा, तो तुम्हारी समझ में आ रहा है ये अपना उरूसा? सर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। क्यों डिफिकल्ट लग रहा है, क्या है इसके अंदर? ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई आप जब B2B मार्केटिंग करें जी सर। तो आपको दोनों एस्पेक्ट्स देखने होंगे। एक तो ये कि आपके सेल्स फोर्स भी काम करें, और दूसरा ये कि आपके जो इसके साथ साथ जी सर। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, जी क्योंकि सर। ये दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है, एक तो आपके बहुत सारे कस्टमर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं, प्लस आपके कॉम्पिटिटर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो अगर आपके कस्टमर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं हैं और आप नहीं होंगे, हु विल लूज? चले, अजान हो रही है तो फिर नमाज के बाद इंशाल्लाह ठीक है बात सर। करते हैं।
Assalamualaikum and welcome in the class. वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये B2B ऑब्जेक्टिव्स के लिए इन्होंने स्मार्ट का वर्ड यूज़ किया है। आई एम श्योर ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। जब भी आप स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाएं तो इट शुड बी स्मार्ट। ये बेसिकली इन्होंने क्वाइन किया है, एब्रीविएशन बना लिया है कि जब आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, और ये कोई B2B मार्केटिंग के ऊपर ही नहीं है बल्कि तमाम ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये ट्रू है कि योर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उसके अंदर ये है कि वो मेजरेबल हो। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को मेजर नहीं कर सकते तो आप ये नहीं बता सकते कि आपने 20% अचीव किया, 40% अचीव किया, 70% अचीव किया, कितना अचीव करना बाकी रह गया। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स नंबर में होने चाहिए ताकि आप उसे मेजर कर सकें। फिर ऑब्जेक्टिव्स आप अपने टफ बनाएं थोड़े से, बिल्कुल आसान ऑब्जेक्टिव बना के अचीव कर लेना कोई कमाल नहीं है। थोड़े से आपके ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग होने चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा चैलेंजिंग बना दें कि आपके सेल्स के लड़के कहें कि ये तो अचीव ही नहीं हो सकता, इसलिए इसको छोड़ो, रहने दो, काम ही नहीं करते इसमें। तो इसलिए आप टारगेट लोगों को दें, चैलेंजिंग दें, थोड़ा सा ऐसा इंक्रीज दें जो कि लोगों को नजर आए कि हाँ ये इंक्रीज पॉसिबल है अचीव करना। तो इट शुड, योर टारगेट शुड बी अचीवेबल and then it should be relevant to the job, relevant to the organization, relevant to the person। और तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। जनाब वी विल अचीव दिस टारगेट इन 1 month, 1 year। तो ये टाइम बाउंड होना चाहिए, इसलिए इसको स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ये इन्होंने इसको एब्रीविएट किया हुआ है। जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाएं तो आप किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्टिव बनाएं, या तो B2B के पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया है, तो योर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ डिस्कस की गई दैट इज द टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो उसमें इन्होंने कहा जनाब आपके ऑब्जेक्टिव्स दो तरह के होते हैं। तो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव B2B मार्केटिंग का होता है ब्रांड अवेयरनेस। आपके ब्रांड के बारे में पूरी दुनिया को, आपके टारगेट मार्केट को मालूम हो। पूरी दुनिया को पता है कि कैट जो है कैटरपिलर के डीजल जनरेटर्स हैं। दूसरा जो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कस्टमर आपने एक दफ़ा बना लिया तो कस्टमर रिटेन करने की भी सलाहियत होनी चाहिए। कस्टमर रिटेंशन रेट आपका हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपके 100% कस्टमर्स आपके रिटेन रहें, लेकिन आपके 94%, 95%, 90% कस्टमर अगर रिटेन रहते हैं, इट मीन्स कि आपके कस्टमर रिटेंशन रेट इज़ गुड। और आमतौर पे KPIs में कस्टमर रिटेंशन रेट को भी टारगेट रखा जाता है कि जनाब आपने पिछले ईयर्स में 2000 कस्टमर्स बना लिए, अब अगले साल उन 2000 में से कितनों ने आपको फिर ऑर्डर किया। ये कहलाता है कस्टमर रिटेंशन रेट, और वो लॉयल्टी उससे रिलेटेड है। फिर एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि जनाब आपके सेल्स रिटर्न आते हैं। सेल्स रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपने किसी को अपने प्रोडक्ट सेल की या स्पेयर पार्ट सेल किए, तो कुछ प्रोडक्ट्स या स्पेयर पार्ट से आपके कस्टमर्स दे आर नॉट हैप्पी, सो दे रिटर्न इट बैक। और आप रिटर्न करते हैं, उनको पूरे पैसे वापस करते हैं, या जो भी आपकी कंपनी पॉलिसी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस करके आप वापस करते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न इज ए रियलिटी ऑफ द बिजनेस। बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कस्टमर कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता है जो उसकी ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उसकी ज़रूरत एक डिफरेंट प्रोडक्ट होती है। एज ए रिजल्ट वो रिटर्न करता है। तो आपके पूरे सेल्स का अगर 0.5%, 1%, इवन 2% तक सेल्स रिटर्न है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर ये 10% पे जा रहा है तो ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप अपने सेल्स रिटर्न को रिड्यूस करें। फिर जो आपके पुराने कस्टमर को तो आप रिटेन कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम आप नए कस्टमर भी एक्वायर करें, नए कस्टमर्स को भी टारगेट करें, लीड जनरेट करें, नए नए लीड जनरेट करें। नए लीड जनरेट का मतलब है कि नए कस्टमर्स आप तलाश करें जो आपके पोटेंशियल बायर हो सकते हैं। तो ये B2B मार्केटिंग के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको इन चीज़ों पे काम करना होता है। और सेकेंडरी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मार्केट शेयर ग्रो करें। जैसे आपने इस साल तक 20% मार्केट शेयर है, अगले साल के लिए आपने टारगेट किया कि हम अपना मार्केट शेयर इनहांस करके 22% करें।
इसका मतलब ये है कि आपको मार्केट ग्रोथ रेट को बीट करना होगा। यानी मार्केट अगर 10% से ग्रो कर रही है तो आपको 12-13% से ग्रो करना पड़ेगा, तब आप जा करके अपना मार्केट शेयर इन्हांस कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी अग्रेसिव होती हैं कि अपने ग्रोथ टारगेट ऐसे रखते हैं कि वो मार्केट शेयर इन्हांस करते हैं। तो मार्केट शेयर को इन्हांस करने के लिए आपको मार्केट ग्रोथ रेट को, जो नॉर्मल इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है, उसको बीट करना होता है। और ये भी आपकी नॉर्मल एक्टिविटी में होता है कि आप रेगुलरली नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करते रहें, क्योंकि आपके पुराने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑब्सोलीट होते चले जाते हैं। कॉम्पिटिटर्स भी नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे होते हैं। कम्पीट करने के लिए आपको भी नए प्रोडक्ट्स और नए सर्विसेज मार्केट में लॉन्च करने पड़ते हैं। फिर आप मार्केट को अपना एक्सपैंड करना चाहते हैं तो जियोग्राफिकली एक्सपैंड करें, नए मार्केट में जाएं, इंटरनेशनल मार्केट में जाएं, या लोकल मार्केट में उस जगह पे जाएं जहाँ पे आप पहले नहीं थे, अब जाएं आप वहाँ पे। तो इस तरह से आप अपना मार्केट शेयर इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रेवेन्यू इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट आपका आइडिया जो ऑब्जेक्टिव होता है और होना चाहिए कि आप स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखें। और स्टेक होल्डर पूरी सोसाइटी है आपकी, उनके साथ आप एक रीजनेबल गुड रिलेशनशिप ऑल द टाइम मेंटेन करें और उसको एनहांस करें। कस्टमर रिलेशनशिप को एनहांस करें। इंटरनेट के ऊपर इंटरनल कम्युनिकेशन आप अपनी बेहतर करें, क्योंकि जब आप अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन बेहतर करते हैं तो आपकी कस्टमर सर्विस बेहतर हो जाती है। एज ए रिजल्ट आपका रेवेन्यू एनहांस हो जाता है। वरना इंटरनल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती है, सेल्स वालों ने आपने कस्टमर सर्विस से कहा कि जनाब फला कस्टमर को ये सर्विस देनी है, अब सेल्स वाले ने उसका दोबारा से वो नहीं किया, उनसे कांटेक्ट नहीं किया, तो पता चला सर्विस नहीं गई, उससे कस्टमर एनॉयड होता है। तो इसलिए आप फीडबैक ज़रूर लेते हैं कि जनाब जो आपको रिक्वेस्ट की गई थी वो क्या हुआ। इंटरनल कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑगमेंट योर सेल्स। और फिर रेवेन्यू ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। अच्छा, ये सेल्स प्रोसेस मैं आपको 2 डिफरेंट जगहों पे पहले भी समझा चुका हूँ, और यहाँ पे उन्होंने एक और फिर बताया कि जनाब ये आपका सेल्स प्रोसेस टेम्पलेट है। अच्छा, सेल्स प्रोसेस जो मैंने समझाया था और ये जो सेल्स प्रोसेस टेम्पलेट है, इसका फ़र्क ये है कि इस टेम्पलेट को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं कि क्या हम इस प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर इस पूरे प्रोसेस को आप मैनेज नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई आप लिंक मिस कर रहे हैं, एंड दैट विल रिजल्ट इन लॉस सेल्स। इसको इन्होंने 3 एरिया में डिवाइड किया सेल्स प्रोसेस टेम्पलेट को, कस्टमर, सेल्स और अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट यानी आपका जो कस्टमर है उसका मैनेज करना। तो कस्टमर सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, कस्टमर कॉन्टैक्ट से आपकी सेल स्टार्ट होती है, और कोल्ड कॉल से सेल स्टार्ट हो सकती है। अगर कॉन्टैक्ट हो गया तो नीचे आप देखेंगे कॉन्टैक्ट इज मेड एंड कस्टमर इज क्वालिफाइड। कॉन्टैक्ट हो गया और आपने ये तय कर लिया कस्टमर क्वालिफाई करता है हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, यानी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसे कस्टमर को हमसे परचेज करना चाहिए। तो जब कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो गया तो अगला स्टेप वो लेता है कि ठीक है जनाब, हमें एक सेल्स मीटिंग करनी चाहिए। और जब सेल्स मीटिंग हो रही है तो आप डिस्कवर कीजिए कि उनके नीड्स क्या है और उसे असेस कीजिए, और असेस करने के बाद आप ये देखिए कि क्या सोल्यूशन आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और कस्टमर आपके सोल्यूशन को एवेलुएट करता है, और उसके बाद कस्टमर डिसाइड करता है परचेज करने के लिए। परचेज करने के लिए आइदर आंसर यस हो सकता है, आइदर आंसर नो हो सकता है। तो उसके बाद फिर क्या हो गया, अगर उसने नो कर दिया तो अब आप ड्रिप कैंपेन शुरू कर दें कि आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रोडक्ट अपडेट्स भेजते रहिए, नए नए इन्फॉर्मेशन भेजते रहिए जो उसके प्लांट से रेलेवेंट है। टाइम विल कम कि वो आपके किसी और प्रोडक्ट के लिए यस करेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि आपने तमाम स्टेप सही किए, आपकी ऑफ़र भी सही थी, लेकिन फिर कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है जो आपको सेम प्रोडक्ट लोअर प्राइस पे ऑफर कर देता है, इस वजह से आप लूज़ कर जाते हैं। तो बाद औक़ात जेन्युइन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप लूज़ कर जाते हैं। इट डजेंट मीन कि ये कस्टमर आइंदा परचेज नहीं करेगा, आइंदा परचेज कर सकता है। तो इसलिए आप उसको ड्रिप कैंपेन जारी रखें कि उसके साथ आप कांटेक्ट को सोशल मीडिया पे फेस टू फेस को मेंटेन रखें। और फिर जब अगर वो यस कर देता है, आप उसको प्रोडक्ट देते के लिए यस कर देता है, तो किक ऑफ एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी यहाँ से असल चीज़ किक ऑफ होती है। जनाब ठीक है जनाब, हमने इनको प्रोडक्ट देना है, उसको इंस्टॉलेशन देना है, डिज़ाइन देना है, इसके स्पेयर पार्ट्स देने हैं, मेंटेनेंस की सर्विसेज देनी है,
तो ये इम्प्लीमेंटेशन पूरा इटसेल्फ इज ए फुल टाइम जॉब, जो अक्सर औकात सेल्स के लोग ही मॉनिटर करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जब ये काम बड़ा होता है तो सेल्स के लोग यहाँ से हट जाते हैं और फिर टेक्निकल लोग इसको टेकअप कर लेते हैं, और फिर रिलेशनशिप बढ़ता है। उसके नतीजे में कस्टमर रिव्यू और क्या कहलाता है, एनपीएस क्या कहलाता है यार, चेक करके बताओ। एंड एनपीएस डेटा गैदर करते हैं, तो एनपीएस क्या था यार। सर नेट प्रोमोटर स्कोर। यस, नेट प्रोमोटर स्कोर। नेट प्रोमोटर स्कोर क्या होता है कि आपके कस्टमर, एक तो होता है बहुत एक्टिव कस्टमर होता है, वो आपसे ज़्यादातर परचेजेस कर रहा है, 70% 80% ऑफ द परचेजेस जो आपसे प्रोडक्ट से रेलिवेंट है वो आपसे कर रहा है, वो आपका एक्टिव कस्टमर होता है। एक कस्टमर जो होता है वो आपका पैसिव कस्टमर होता है, तो आपसे कुछ खरीद रहा है, कुछ नहीं खरीद रहा है। और एक कस्टमर ऐसा होता है जो कि रेजिस्टिव कस्टमर होता है। अब आपने देखना होता है कि हमारा जो पूरा सेल्स का प्रोसेस है उसका नेट प्रोमोटर स्कोर क्या है। और नेट प्रोमोटर स्कोर का एक कंपनी ने पूरा एक रिसर्च सर्वे का डिज़ाइन भी किया हुआ है। आप रिसर्च सर्वे करके अपना नेट प्रोमोटर स्कोर मालूम कर सकते हैं, और वो -100 से +100 होता है। -100 बिल्कुल मतलब ये कि आप बिल्कुल ही आपको कोई कस्टमर नहीं पूछ रहा है, और +100 है मतलब सारे कस्टमर आप ही को पूछ रहे हैं। तो यू विल स्टैंड समवेयर इन बिटवीन। ये तो एक्सट्रीम स्कोर्स हैं जिनमें से कोई भी स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। उस स्कोर से आपको आइडिया होता है कि आपका मार्केटिंग प्लान कितना इफेक्टिव है। और अगर आपका नेट प्रोमोटर स्कोर कम आए, इसका मतलब है कि आपने अपने मार्केटिंग प्लान को रिविजिट करना है। तो डिफेक्टर स्टडी कंडक्ट करते हैं, यानी जो कस्टमर पहले लेता था प्रोडक्ट आपसे, फिर आपसे प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया, तो वो डिफेक्टर है। स्टडी करें, इंडिपेंडेंट स्टडी भी करवा सकते हैं कि भाई ये क्यों डिफेक्ट कर गया, और फिर उसको नर्चर करें ड्रिप कैंपेन के जरिए। अच्छा, ये रिपोर्टिंग टेम्पलेट आजकल बहुत कॉमन है, और इसको हम केपीआई डैशबोर्ड भी करते हैं, कहते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड भी कहते हैं। और यहाँ पे एक तरह का टेम्पलेट आपको बताया गया। इस तरह के बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, और उन टेम्पलेट्स में से आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपकी कंपनी के लिए कौन सा टेम्पलेट ज़्यादा रेलेवेंट है। और कभी कभी ऐसा होता है कि रेलेवेंट टेम्पलेट आपको खुद डेवलप करना पड़ता है। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है जो आपके बुक में दी हुई है। आप नेट से और एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना टेम्पलेट खुद डेवलप करना पड़ता है। और टेम्पलेट क्या डेवलप करना पड़ता है, आप एक डैशबोर्ड बनाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव 1 क्या है, ऑब्जेक्टिव 2 क्या है, ऑब्जेक्टिव 10 क्या है, Q1 में उसका कितना पोर्शन अचीव होगा, Q2 में कितना अचीव होगा, Q4 में कितना अचीव होगा। ये पूरा एक एक्सेल की शीट की शक्ल में आपके चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने प्रेजेंट होती रहती है डेली बेसिस पे। और एग्जीक्यूटिव समरी भी होता है कि ये हमारे की टारगेट्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। और उसके नीचे फिर चैनल के स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि जनाब आपके किस चैनल में कितना ज़्यादा आप इफेक्टिव हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन में कितने इफेक्टिव हैं, आप रिटेल में कितने इफेक्टिव हैं, आप B2B मार्केटिंग में कितने इफेक्टिव हैं, आप सोशल मीडिया में कितने इफेक्टिव हैं। तो चैनल स्टेट्स गिव यू एन आइडिया कि कहाँ पे यू आर स्ट्रांग एंड वेयर यू आर वीक, और वो आप एनालिसिस करते हैं ताकि डिसीजन ले सकें कि जनाब हमें किस चैनल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और किस चैनल पे काम अच्छा जा रहा है, इसको हमने इसी स्टेट पे रखना है ताकि हम अपना डैशबोर्ड के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ये आजकल मैनेजमेंट में बिल्कुल लेटेस्ट ये तरीका है कि जनाब एक डैशबोर्ड बना हुआ होता है, और डैशबोर्ड के ऊपर रियल टाइम में फिगर्स अपडेट हो रही होती हैं। तो जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सी लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं, C-1 लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो इन टेम्पलेट्स को देख करके अपना कोर्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। सी लेवल कहलाता है चीफ लेवल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सी लेवल एग्जीक्यूटिव है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सी लेवल एग्जीक्यूटिव है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सी लेवल एग्जीक्यूटिव है। तो ये सब सी लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं। उनसे एक नीचे जो लोग होते हैं जैसे जनरल मैनेजर फाइनेंस है, वो C-1 लेवल कहलाता है। तो जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो आमतौर पे इन रिपोर्टिंग टेम्पलेट को फॉलो करते हैं,
और इन रिपोर्टिंग टेम्पलेट में जब वेरिएंस देखते हैं तो अपने सबऑर्डिनेट को C-1 लेवल एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। ये समरी है जो आपने इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप मार्केटिंग लैंडस्केप को इवेलुएट करेंगे। आपके कॉम्पिटिटर कौन है, आपके सप्लायर कौन है, आपके कस्टमर कौन है, आपकी अपनी स्वॉट क्या है, उसकी बेसिस के ऊपर आप एक सबसे पहले लैंडस्केप बनाएंगे। और फिर उसके बाद कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे, भाई कॉम्पिटिटर्स कहाँ पे खड़े हुए हैं। कॉम्पिटिटर को देखने के बाद आप अपना ब्रांड मैसेज और वैल्यू प्रोपोजिशन डिफाइन करेंगे कि हमने किस वैल्यू प्रोपोजिशन पे काम करना है। और मीडिया चैनल का मिक्स क्या होगा, कि आपने जो है वो कौन कौन से चैनल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कितना फोकस करना है, ईमेल मार्केटिंग पे करना है। ये आपके अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मार्केट में क्या चल रहा है। फिर आप अपना मार्टेक स्टैक बनाते हैं। मार्केटिंग टेक्नोलॉजी के स्टैक का मतलब ये होता है कि मार्केटिंग टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपका मार्टेक का स्टैक कहलाता है। क्योंकि इट इज़ ए ज्यूरासिक पार्क, इट इज़ ए जंगल, जो आपकी बुक में डिफाइन किया गया है। इसके अंदर आपको बहुत सारे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सब आपके ऊपर यूज़ करना फ़र्ज नहीं है। आप ये देखें कि आपके प्रोडक्ट के लिहाज से लिंक्डइन शूट करता है, आप लिंक्डइन पे ज़्यादा फोकस करें, व्हाट्सएप पे ज़्यादा फोकस करें। तो आपने अपना स्टैक खुद बनाना होता है। सॉफ्टवेयर का भी स्टैक खुद बनाना है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आपने यूज़ करना है उस पर फोकस कीजिए। फिर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करें और उसको परस्यू करें, और वो आप अपने डैशबोर्ड में डालें कि ये हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। और अपना बजट डिफाइन करें, क्योंकि बजट से, नंबर से ही सब चीज़ें चलती हैं। और उसका आप टाइम लाइन भी डिफाइन करेंगे, जनाब किस टाइम पे हमने क्या अचीव करना है। और रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स यूज़ करें। रिपोर्टिंग टेम्पलेट का फ़ायदा ये होता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके बॉसेस सब क्लियर होते हैं कि हमें किस फॉर्मेट में रिपोर्ट मिलेगी और हम उस रिपोर्ट को किस तरह से एनालाइज करेंगे। तो रिपोर्टिंग टेम्पलेट डेवलप करना मैनेजर का, मिड लेवल मैनेजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जब मिड लेवल मैनेजर इसमें कॉम्पिटेंट नहीं होते तो टॉप लेवल मैनेजर को ये काम करना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली आपके जैसे लोगों को ये टेम्पलेट डेवलप करने में आप लोगों को काफ़ी हद तक मास्टरी होनी चाहिए, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्पलेट डेवलप करें और वो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना आसान हो, आपके लिए भी, आपके सबऑर्डिनेट्स को भी, अपने एरिया के लिए, और आपके बॉसेस को भी। अच्छा जनाब, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया चैप्टर। तो अब हम कल करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 9। ओके, इसमें कोई सवाल है तो प्लीज़ गो हेड। नहीं सर। जी, क्या कहा?